बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारा आज का मौजू मुनाफा खोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी। अरे भाई मुझे ये जानना है कि सेंट्रल जो आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट है इसमें कितने पुलिस स्टेशन हैं? हमारे पास 23 पुलिस स्टेशंस हैं रेगुलर। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एज पर पुलिस स्टेशंस जो है 23 पुलिस स्टेशंस हैं और एक विमेन पुलिस स्टेशन है। अच्छा, तो आपको अभी कितना टाइम पीरियड हो गया एज एसएसपी सेंट्रल? एसएसपी सेंट्रल मुझे कोई 7-8 माह हो गए हैं। 7-8 माह हो गए। अच्छा, जब आपने ज्वाइनिंग की थी और उससे लेके अब तक कितनी जगहों पे क्रैकडाउन हुए? क्योंकि हम सुन तो रहे होते हैं लेकिन ज़्यादा वो कौन सी जगहें थी जिनको ख़त्म कराया गया आपकी तरफ से? देखिए, सेंट्रल में जब मैं आया हूँ तो यहाँ पर जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं उसमें स्ट्रीट क्राइम है। बिल्कुल। उसके अलावा व्हीकल थेफ्ट है इसका सबसे बड़ा क्राइम। उसके बाद फिर नारकोटिक्स है, फिर ये जो मंशियात के साथ हमारे पास गुटखा मावा इस किस्म की चीज़ें हैं। तो हमने इसमें बहुत सारी कामयाबियाँ अल्लाह ताला ने हमें दी। हमने इस पे आते ही मेहनत शुरू कर दी। स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो हमने काम किया है वो ये कि कराची पुलिस चीफ का एक विज़न था कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड एफर्ट की ज़रूरत है। तो हमने किया ये कि हमने एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स वो लॉन्च की है। ये वो जवान हैं जो मोटरसाइकिल्स के ऊपर गश्त करते हैं और इनको इनकी बीट्स डिवाइड करके उन एरियाज़ में जहाँ स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा था उनमें इनको हमने डिप्लॉय कर दिया। और ये मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम 10 से 15 ऐसे रेड हैंडेड कैचेस इन्होंने किए हैं 1-2 महीनों के अंदर लॉन्च होते ही, कि जिसकी वजह से वो जो इनकी डेटरेंस है वो पैदा हुई है। इनको नए मोटरसाइकिल्स दिए गए हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इसमें से हमने मेजॉरिटी इस तरह रखी है कि इनका एक कॉम्बिनेशन बनाया कि मेजॉरिटी इसमें यंगस्टर्स हों। वो लड़के जो 2015, 16, 17 में अपॉइंट हुए हैं और इनके साथ हमने सीनियर्स को मिक्स किया है जो उस एरिया को, उसकी डायनेमिक्स को, जो क्राइम क्रिमिनल को समझते हो। तो इस वजह से स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ हमें काफ़ी अच्छी कामयाबियाँ मिली। अच्छा आरिफ भाई, मुझे ये बताएं कि अब हम पहले देखते थे, अभी भी थोड़ा बहुत इस तरह की चीज़ें आती हैं कि थानों में कुछ हमें ऐसी नफरी भी नज़र आती है मोबाइल में जिनकी एजेस ज़्यादा होती हैं। तो आप लोगों ने उसके ऊपर कुछ प्लान किया है? जैसा भी आपने बताया कि हमने जो यूनिट बनाया है इसमें सारे यंगस्टर रखे, तो अभी कुछ ऐसा हुआ है इसमें और चेंजेस का इरादा है कि जो ज़ाहिर है जिनकी एज बहुत हो गई है, जो उस तरह मोबाइल में ड्यूटी नहीं कर सकते, उनकी जगह यंगस्टर्स को लाने का इरादा है? जी हाँ, बिल्कुल। कराची पुलिस ने जो पिछले 3 सालों में जो रिक्रूटमेंट हुई 16, 17 और 18 में, उसकी वजह से अभी आप देखेंगे तो थाने की जो वर्क फोर्स है पुलिस स्टेशन के लेवल पे, एक तो पहले हमने ये डिसीजन कर लिया कि ये जो नए लड़के आए हैं इन्हें टोटली पुलिस स्टेशंस में यूटिलाइज किया जाएगा। यानी इन्हें एस्कॉर्ट्स के तौर पे किसी की प्रोटोकॉल ड्यूटी में, सिक्योरिटी ड्यूटी में या इनको ऑफिस ड्यूटीज में यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। ये फ्रेश ब्लड है, दे शुड बी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कराची, ये कराची के सिटीजन्स को सर्व करें। दूसरा ये कि जो सीनियर लॉट है इसमें हम उनको इस तरह से आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं कि जो अब इस काम के लिए मौजू नहीं रही है कि उन्हें स्ट्रीट्स के ऊपर होना चाहिए, तो हम उनको मुख्तलिफ ऑफिस जॉब्स में या दूसरी ऐसी जॉब्स में जो इस तरह से हार्डकोर जॉब्स नहीं है पुलिसिंग की, ऐसे फंक्शंस हम उनको दे रहे हैं और उनको उस जगह पर यूटिलाइज कर रहे हैं। और जाहिर है फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लोग रिटायर भी होते जा रहे हैं अपनी एजेस को पहुंच के। लेकिन ये जो यूथ हमारे साथ आई है, ये जो यंगस्टर्स हमारे साथ आए, एंड दे आर टोटली प्योरली रिक्रूटेड ऑन मेरिट। ये टोटली मेरिट के ऊपर लोग आए हैं। ये बहुत, इसमें से बहुत सारे लोग बहुत डिजर्विंग फैमिलीज से हैं। यू वुड सी पीपल जो ऐसे लड़के हैं जिनकी फैमिलीज में कभी कोई पुलिस में नहीं रहा, वरना हमेशा ये होता था कि कोई पुलिस में या किसी सरकारी इदारे में और कहीं ना कहीं से किसी या पॉलिटिकल रेफरेंसेस से, इनके कोई रेफरेंसेस नहीं थे। ये वो लड़के हैं जो विदाउट एनी रेफरेंस, वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे आए हैं। चूंकि वो मेरिट पे आए हैं तो वो इस यूनिफॉर्म की और अपनी जॉब की कदर भी करते हैं। एंड आई सी ए स्पिरिट इन देम। उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फर्क आया कराची पुलिस का जो अभी फेस है, आप उसे देखें तो वो पास्ट फ्यू इयर्स में बहुत चेंज हो गया। अच्छा कामरान भाई, अरे भाई मुझे ये चीज़ बताइएगा कि आप लोगों का कंप्लेंट सेल किस तरह एक्टिव है? क्योंकि मैं पब्लिक के लिए भी जान रहा हूँ, मुझे तो पता ही है कि मैं आप लोगों का कंप्लेंट सेल देखकर आया हूँ, लेकिन मैं ये पब्लिक के लिए आप बताएं कि कंप्लेंट सेल किस तरह काम कर रहा है और अगर पब्लिक के साथ कोई मसला है 23 सालों की हदूद में तो वो किस तरह रब्ता कर सकते हैं? देखिए, ये अभी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव नेशनल लेवल पे था। अगर आप मुझे इसका बैकग्राउंड बताने दें तो बैकग्राउंड इसका ये था कि नेशनल लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ा पुलिस रिफॉर्म्स का इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट की अम्ब्रेला के तहत और नेशनल जुडिशियल पॉलिसी के तहत ये उठाया गया कि पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, पुलिस किस लिए है? अवाम की शिकायत का अजाला करने के लिए। तो अवाम की शिकायत का जो अजाला है, पब्लिक की कंप्लेंट्स, उसका रिड्रेसल का जो मैकेनिज्म था उसको रिव्यू किया गया और उसको रिव्यू करते हुए ये देखा
देखा गया कि अवाम जो है वो बहुत सारी जगहों पर फ्रॉम पिलर टू पोस्ट भाग रहे होते हैं, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक थाने से दूसरे थाने, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि उनका मसला हल कैसे होगा। इस मसले के हल के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप ये लिया गया है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे पाकिस्तान में ये डिसीजन लिया गया। और सिंध पुलिस को मैं आपको बताते हुए फख्र महसूस कर रहा हूं कि हमारे करंट आईजी सिंध जो हैं सईद कलीम इमाम साहब, उन्होंने इस इनिशिएटिव को सबसे ज्यादा ओन किया और सबसे पहले सिंध ने जो कंप्लेंट रिड्रेसल सेंटर हैं या जिनको डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल्स हैं, इनको हमने मुतारिफ करवाया, इनको हमने एक्टिवेट किया और अब सिंध के हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल मौजूद है जिसमें एक गेजेटेड ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी, कम से कम डीएसपी और कई जगह एसपी साहिबान जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल को हेड करते हैं। तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, आपको अगर पुलिस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का जो एसएसपी है उसके ऑफिस में जाएं, वहां एक कंप्लेंट रिड्रेसल सेल मौजूद है, एक डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट सेल मौजूद है जहां पर ऑफिसर्स आपको वर्किंग आवर्स में मुस्तकिल मौजूद मिलेंगे और वो आपकी कंप्लेंट को सुनेंगे और बड़ा इफेक्टिवली उसको रिप्लाई किया जाएगा। बिल्कुल जी, आवाम को भी मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सवाल भी मैंने इस पर किया था कि मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल इल्म है, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई जाती हो रही है, अब वन विंडो ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं है कि जी आपको इस थाने से उधर जाना पड़ेगा, वो कहेगा उसके पास जाओ, कहेगा उसके पास जाओ, नहीं। अगर आपके साथ जाती हो रही है और वाकई जाती हो रही है, झूठे कंप्लेनेंट भी इसमें बहुत होते हैं, तो अगर आपके साथ वाकई जाती हो रही है, आप एसएसपी ऑफिस में जाएं, वहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करें, आपको फौरी इस पे जो है आपका जो मसला है उसको हल किया जाएगा। तो ये तमाम बातें आपको इस वजह बताई जा रही हैं कि जी हमारे अक्सर ये हो रहा होता है कि जी बुराइयां करते हैं, जी पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है। ऐसा नहीं है, तमाम लोग एक जैसे नहीं होते। पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईमानदारी और दयानतदारी से काम कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आऊँगा। हमारे यहाँ बात हो रही है मुनाफाखोरी पे, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका बड़ा नाम है और वो अपने नाम का ये फ़ायदा उठाते हैं कि अपने नाम की जो चीज़ें होती हैं वो मुतारिफ कराते हैं और उसके ऊपर 200-300% जो है वो कमीशन ले रहे होते हैं। तो ये जायज़ है? देखिए, शरीयत ने मुनाफा लेना तो मना नहीं फरमाया मिसाल के तौर पर, लेकिन उस मुनाफे से नुकसान हो, मतलब नाजायज़ मुनाफे की बात है। इसी उस मुनाफे नुकसान मिसाल के तौर पर गंदुम है, लोगों की पहुंच है इस तक, अगर उसी गंदुम को आप जो 30 रुपए या 40 रुपए या आटा 50 रुपए किलो मिलता है उसको आप 200-300 रुपए कर देंगे तो आम गरीब आदमी तो मर जाएगा ना। बिल्कुल। तो अब गरीब आदमी को जो किल्लत हो रही है इस राशन की या खाने की, वो नुकसान उसको शरीयत ने मना फरमाया कि ऐसा शख्स करने वाला या ऐसा काम करने वाला गुनाहगार होगा। इसलिए अभी जो हज़रत आप बयान ये फरमा रहे थे ना कि मुस्लिम शरीफ के हदीस है कि जो शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो गुनाहगार, इससे मुराद ही यही है कि जो शख्स उसे मालूम है कि ये आम अशिया है एक आम आदमी के लिए, उसको आप महंगा करते जा रहे हो। मिसाल लीमू है, लीमू 100 रुपए थी रमजान से पहले, अब 300 रुपए किलो। अब आप सोचे वो आम तौर पे घर में इस्तेमाल होती है, गरीब आदमी क्या करेगा? अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी होता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि कोई कपड़े की कीमत है लेट सपोज 1000 रुपए, लेकिन मेरा नाम बहुत बड़ा है, मैंने उसके हाथ लगा दिया और अब मैं उसको दे रहा हूँ 5000 का, तो ये जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, बात वही आ गई ना, नाम लगाना ये तो झूठ हो गया ना। तो सारी सी बात है कि उससे पूछा भी नहीं, ब्रांड नहीं, वो तो उसका ब्रांड है। अच्छा, वो उसका ब्रांड है, लेकिन अगर कोई ब्रांड को इतना महंगा करके बेच रहा है जो कि इतना महंगा है नहीं, तो क्या ये जायज़ है? देखिए, दो बातें इसमें, अगर वो बता रहा है शरई तौर पे, मिसाल अगर नक्श सामने वाजे कर दे शरीयत के अंदर कि भाई ये चीज़ ऐसी है और ये चीज़ और ये इस ब्रांड की है, फिर पर लेने वाला खरीदने वाला राजी है तो फिर तो जायज़ है। लेकिन अगर नक्श बयान नहीं किया गया और बताया भी नहीं गया और लेने वाला फिर लेता, फिर वो गुनाहगार होगा। अच्छा, और अगर हम कोई चीज़ किसी को दे रहे हो तो क्या हमें उसका नुस्ख बताना चाहिए? अगर सपोज मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ और उसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर हम मिसाल के तौर पे गाड़ी की बात ले लें, जब हम गाड़ियाँ बेचने जाते हैं तो हम नहीं बताते कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, और कस्टमर को हम दे देते हैं, तो ये किस ज़मरे में आता है? इसको हम अगर पिछले दौर में ले लें तो जैसे ऊँट है, बिल्कुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, वो एक ऊँट खरीद रहे थे, तो एक साहबी गुजरे तो फरमाया ये तुम ऊँट क्या करोगे, क्या इसको ज़िबाह करके तुम इसका गोश्त बांटोगे खाओगे या तुम इसको सवारी के तौर पर इस्तेमाल करोगे? फरमाया कि हाँ मैं इसको सवारी तौर पर इस्तेमाल करूँगा। फरमाया नहीं, इसको सवारी के तौर पर अगर इस्तेमाल करो फिर नहीं लो, क्योंकि इसमें ऐब ये है कि इसके पाँव में ज़ख़म है। तो जो बेचने वाला था आप मेरा सौदा ख़राब कर रहे हैं। फरमाया ये तुम्हारा सौदा ख़राब नहीं करा, तुम्हारा सौदा दुनिया में जो है ये तो है, लेकिन आखिर तुम्हारी बचा रहा हूँ। तो मुराद ये कि अगर कोई ऐब बयान करके बंदा ऐसे काम करता है कि ऐब बयान नहीं करता और फिर माल बेच देता है, तो हदीस में हुजूर ने फरमाया कि वो दुनिया तो खरीद लेता है लेकिन आखिरत बेच देता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे यहाँ जो मैं बात करता हूँ थोड़े छोटे लेवल पे, ये जो ठेले वाले होते हैं, ये जो बेच रहे होते हैं फल फ्रूट, इनको जब पकड़ते हैं तो उनके पास एक होता है जी पीछे से महंगा आ रहा है,
तो अगर ये मजबूरी में मुनाफाखोरी कर रहे हैं तो क्या ये ठीक है? क्योंकि देखिए इनकी ये गलती होती है कि अगर इनको पता होता है कि पीछे से महंगा आ रहा है तो ये महंगा इस वजह से ले लेते हैं कि इनको पता होता है कि जी मैंने आगे आगे आवाम को महंगा दे देना है। तो क्या ये नाजायज मुनाफाखोरी के ज़मरे में आ रहे हैं? नहीं, इसमें तरीक़ेकार ये है कि अगर एक शख्स ने खरीदा ही महंगा है और महंगा खरीदने के बाद उसमें कुछ पैसे रख के वो दे रहा है तो फिर तो वो जायज़ हो गया नहीं, ना। लेकिन मुफ्ती साहब बात ये है, मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि मुझे पता है कि इस चीज़ इतने की नहीं है, लेकिन ये बंदा नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है और मैं ये सोच के ले लेता हूँ कि ठीक है यार मैं इससे कर लूंगा, मैं आगे निकाल लूंगा। नहीं तो फिर तो नाजायज़ हो गया ना हजरत। मकसद के एक चीज़ दूसरे के पास सस्ती मिल रही है, मैं क्यों दूसरे इससे खरीद रहा हूँ? थोड़ी सी मेहनत कर ले। फिर आप अगर आप ये बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई अगर इसी से मुझे खरीदनी है और मैं फिर भी महंगा बेचना चाह रहा हूँ तो फिर जो हुकूमत की जानिब से लिस्ट मिलती है उस पर जो अमल नहीं होता, हाँ ये बात ये इस बात पे मैं कह रहा हूँ कि वो तो फिर पीछे से इसी वजह से महंगा ले लेते हैं कि ठीक है हम आगे महंगा बेच देंगे। नहीं तो फिर वो तो आपके हुकूमत या काजी ने एक रकम मुकर्रर कर दी है, अब उसका ये शहरी का बेचने वाले का या खरीदने वाले का दोनों का हक बनता है। जो शरीयत ने या काजी ने हुकूमत मुकर्रर कर दी है उस पर अमल किया जाए और जो नहीं करे तो गुनाहगार होगा। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी बिल्कुल। देखिए शरीफ भाई जो आप कह रहे हैं ना वो मेरे तजर्बे में आया इस रमज़ान में। बिल्कुल। हम एक इलाके की मार्केट से रोज़ाना के हिसाब से अफ्तार का सामान लेते हैं दस्तरखान के लिए, रूहानी दस्तरखान के लिए, और बड़ी तादाद में लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर केले हैं और हर घर में इस्तेमाल होते हैं अफ्तार के अंदर। तो यहाँ वो जो वाटर पम्प मार्केट में मिल रहे हैं वो तकरीबन मिल रहे हैं 135 से 140 तक। और हमने बोला ये बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं, हम मंडी चले गए। मंडी में वही केला 70 रुपए से 75 में मिल रहा है, A1 एक नंबर क्वालिटी का। तो इतनी मुनाफाखोरी, ये तो सरासर नाजायज है ना। अच्छा, उस पे फिर उनके शरीयत में कोई हुदूद भी तो होंगी ना। उनके पास फिर ये डिबेट होती है ना कि जी हम ला रहे हैं ले जा रहे हैं, बहुत लंबी ये, क्योंकि मैंने इस पे बहुत प्रोग्राम किए तो मुझे पता है और मैं उनसे बहस कर करके थक जाता था, लेकिन उनकी बात नहीं खत्म होती। मैं जी बयान कर दूं, हज़रत उमर फारूक के दौर में, तालानों के दौर में एक शख्स मस्जिद नबवी के आगे ना एक खाने का सामान रख गया। तो रसूल उमर फारूक फरमाया कि ये सामान कहाँ से? फरमाया बाहर से आया है और बंदा लेकर आया बेचने के लिए। तो आपने माशाल्लाह फरमाया नहीं हजरत। फिर एक साहबी ने कहा नहीं किबला अमीरुल मोमिनीन, ये जो है ना ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया हुआ था, ये माल फिर अभी इसने निकाला। फरमाया जिसने किया तो दोनों को बुलाओ। तो दो गुलाम थे, एक हज़रत उस्मान गनी का गुलाम था, एक हज़रत उमर फारूक का गुलाम था। फरमाया अगर ये तुमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है तो तौबा करो और इसको माल को जो है सदका कर दो। तो उसने कहा कि हज़रत एक तो मान गया। फरमाया कि हज़रत जो मान गया तो उसकी तो बख्शिश हो गई, लेकिन जिसने नहीं मांगना, आपने फरमाया मैंने नबी से सुना है कि जो शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है अल्लाह ताला दुनिया में से करोड़ का मर्ज़ देता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये देखिए तमाम चीज़ें इस नशिस्त में डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको भी अवेयरनेस मिले कि वो शायद इसको इतना गुनाह ना समझ रहे हो कि जी ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। आरिफ भाई मुझे ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक बड़ा प्रॉब्लम आता है जो वैसे पूरे साल रहता है लेकिन इस महीने में ज़्यादा होता है, वो होता है स्ट्रीट क्राइम। क्योंकि पब्लिक निकलती है, पब्लिक के पास पैसे भी होते हैं, सामान भी उनका छिन जाता है। इससे आवाम बच कैसे सकती है? एक तो आप लोग अपना जो काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या मिस्टेक्स आप समझते हैं जो आवाम की जानिब से होती है जिसका ये स्ट्रीट क्रिमिनल फ़ायदा उठाते हैं? मेरे ख्याल में एक तो जो नॉर्मल सिटीज़न है उसको तो जहाँ आपका व्हीकल क्राइम हो रहा है तो आप देखें कि वहाँ पर लोग अपनी जो मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उनको प्रॉपरली लॉक नहीं कर रहे। कार्स में तो फिर लॉक का सिस्टम बेहतर है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो और इम्प्रूव हो गया। लेकिन मोटरसाइकिल्स लोग जब खुली छोड़ जाते हैं, जब 2 मिनट के लिए उसने रुकना है, वो समझ रहा है कि मैं अभी बाजार से होके आ जाऊँगा, बाजार जाएगा, उसे आधा घंटा भी लग सकता है, उसे अंदाज़ा नहीं होता बाज़ों का टाइम का। वो लॉक नहीं कर रहा तो बेसिकली ऐसा महसूस होता है जैसे वो इन्वाइट कर रहा है किसी को कि आओ इसे चोरी करके ले जाओ। तो आप अगर उसको लॉक करेंगे, वैसे मतलब मौलाना भी इससे अग्री करेंगे कि हमारी शरीयत में भी इसका हुक्म है कि पहले आप अपने सेफ्टी मेजर्स ले लें, पहले वो ऊंट की नकेल बांध दें फिर अल्लाह पे भरोसा करें ना। तो हम वो क्या कर रहे हैं कि हम उसको लॉक तो कर नहीं रहे और हम कह रहे हैं कि ये सारी जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की या वो की है कि ये क्यों चोरी। तो हमें अपने मेजर्स जरूर लेने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स जरूर लेने चाहिए। फिर जो कैश की आप डीलिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे अब ऐसे सिस्टम्स आ चुके हैं जिनमें कैश की डीलिंग्स की जरूरत नहीं है। तो वहां पर आप कैश की डीलिंग्स जो है उनकी टाइमिंग
टाइमिंग को देखें और बहुत ज़्यादा कैश की डीलिंग हमने तो अपने पास ये तक किया हुआ है कि हमने बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं उनको हमने ये तक कहा हुआ है कि आप अगर कैश की डीलिंग, बड़ी कैश की डीलिंग करते हैं तो पुलिस उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है फ्रॉम दी बैंक और टू दी बैंक, कि वो ज़्यादा बड़ा कैश ला रहे हैं या लेके जा रहे हैं तो पुलिस उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उनके साथ जारी होती है। आम कंज्यूमर के पास इतना ज़्यादा कैश तो नहीं होता, लेकिन यूजुअली उसमें भी जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई रात के पिछले पहर में कोई इस तरह के कैश लेके मूव कर रहे होते हैं, उसके लिए जाहिर है हमने सिक्योरिटी बेहतर करने की कोशिश की हुई है, हम सिक्योरिटी को बीफ अप कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक को अपने तौर पर ये तमाम क्योर करने चाहिए, क्योंकि ये बड़े वाकई प्रॉब्लम होती है कि आप बिला वजह इतना इतना कैश लेके निकलते हैं, उसके अलावा आप गाड़ियों में सारा शॉपिंग का सामान छोड़ के गाड़ी को एक सुनसान जगह खड़े होकर छोड़ के चले जाते हैं, तो ये आप दावत दे रहे होते हैं। इन चीज़ों से अगर थोड़ा बचेंगे तो आप डेफिनेटली इस तरह के क्राइम से बचेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बारान रहमत, आज न्यूज़ सहरी का दस्तरखान इस वक्त आप देख रहे हैं सजा हुआ है, और आरिफ भाई से हम पूछते हैं। आरिफ भाई, ये जो हमारी शेफ ने आज खाना बनाया आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मजे का। टेस्ट था इनके हाथ में? बहुत टेस्टी है माशाल्लाह। अच्छा, वैसे आपको खाने का शौक है, मतलब खाने का शौक है वैसे जैसे नॉर्मली लोगों को होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल खाने का शौक। तो इसमें अगर कुछ ऊपर नीचे होता तो आप पकड़ लेते आराम से? अरे मैं तो बहुत आसानी से पकड़ लेता हूँ, एंड यू नो आई एम अ वेरी चूजी पर्सन। मैं खाने के मामले में बहुत चूजी हूँ। बहुत अच्छा खाना होगा तो खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। ये शाकिरा देखें, आपकी ये दूसरे पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने तारीफ की है, वरना तो क्रिमिनल पकड़ लेते हैं, आपके खाने में कुछ भी होता पकड़ी जाती है। 2 डिश तो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच। ये जो आप डिशेस बना रही हैं, वैसे ये आपने कहाँ से सीखी थी? ये मैंने अपनी टीचर से सीखी, शीरीन अनवर से। शीरीन अनवर से सीखी थी, वरना ज्यादातर इन्होंने अपनी सांस से सीखी थी माशाल्लाह। और इस वक्त आप सेट पे देख रहे हैं कि हमारे पास 3 प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं, तीनों बहन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा, ख्वाजा मोहम्मद हमजा। ख्वाजा मोहम्मद हमजा। हमजा कौन सी क्लास में आप? 8 क्लास में, माशाल्लाह। अच्छा, तो आपने कुछ प्लान्स किए हैं बड़े होके क्या बनना है, मैंने क्या करना है? जी। क्या बनेंगे आप? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे? ऐसे लड़के मैंने कम सुना है कि अब डॉक्टर बोलते हैं, लड़के और लड़कों ने प्रोफेशन चेंज कर लिए। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आजकल तो छुट्टियां पड़ी हुई होंगी, तो क्या कर रहे हैं आजकल छुट्टियों में आप? ज्यादा देर तक तो सोता हूँ। कितने बजे तक सो रहे हैं भाई? 1 बजे तक सोते ही रहता हूँ। 1 बजे तक सोते रहते हैं भाई, क्या बात है। आपका नाम क्या है? सुफियान। सुफियान, आप कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। और आपके क्या प्लान्स हैं? आपने क्या बनना है जी बड़े होकर? एयरफोर्स में जाना है? ओह वाह। अच्छा, आपके क्या प्लान्स चल रहे हैं आजकल छुट्टियों में? कहीं जाने वाने का प्लान है? क्योंकि तो रमजान चल रहा है, उसके बाद कोई घर वालों से जिद हो रही है कहीं जाने की, या फिर सोना ही है सिर्फ? नहीं, अभी तक तो नहीं, कोई ऐसे प्लान नहीं है। इतने सीरियस क्यों भाई? नहीं सीरियस। इतने सीरियस हुए हैं कि मैं भी परेशान हो गया। या मान नहीं रहे घर वाले आपको ले जाने को? नहीं, अभी तक कोई प्लान ही नहीं है। प्लान्स होंगे तो मान जाएंगे। किससे आराम से मनवा लेते हैं, अम्मी से, अब्बू से? दोनों से। बाबा जल्दी मान जाते हैं। बाबा जल्दी मानते हैं? वाह भाई। जबकि अम्मियाँ जो हैं वो बच्चों की बात जल्दी मानती हैं। ये इनकी बड़ी प्यारी सी बहन है, और इनकी स्माइल देखें आप। क्या नाम है आपका? एमन खुर्रम। एमन खुर्रम। अच्छा एमन, आप कौन सी क्लास में? 2 क्लास में आप। और आपकी छुट्टियाँ किस तरह गुजार रही हैं अपनी? अच्छी गुजार रही हैं। आप भी सोती रहती हैं? जी। अच्छा, मुझे बताएंगे, दोनों आपके भाई हैं ना? जी। इनमें से अच्छा कौन है ज्यादा? सुफियान अच्छा है। क्यों भाई, सुफियान क्यों अच्छा है? क्योंकि वो उससे लड़ाई नहीं करता कभी भी। और लड़ाई ज्यादा कौन करता है? भैया। ये बड़े वाले? हाँ। ये किस बात पे अभी से लड़ रहे हैं भाई? मेरी इनसे लड़ाई होती रहती है और मेरी सुफियान से कभी नहीं होती। अच्छा, तो फिर जब आप अपने अब्बू को शिकायत करती हैं तो अब्बू उनको डांटते हैं? नहीं हैं? कुछ नहीं करते, बस ये लोग अगर बाबा बोलते हैं सॉरी बोल दो तो सॉरी कह देते हैं लोग। अच्छा, तो आपको वैसे किस बात पे ज्यादा तंग करते हैं ये? जैसे कि मैं खड़ी हूँ तो मैंने कोई मजाक कर लिया तो बोलते हैं ना करो, तो इस वजह में हमारी कभी कभी बीच में लड़ाई हो जाती है। इतने सख्त भाई क्यों बने हो भाई तुम? अभी से पहले ये बताओ तुम। मैं ये भी बहुत तंग करती है मुझे। क्या तंग करती हैं तुम्हें? छेड़ती रहती है। क्या छेड़ती? तुम लड़की हो, तुम्हें छेड़ते हैं क्या? नहीं, मुझे मारती है, कभी कभार मुझे भगाती है। मारती हैं आप? हैं? मारती हैं? किस चीज से? नहीं, वो मजाक में लग जाता है। अच्छा, आपको घर में ज्यादा अच्छा कौन लगता है, अम्मी अब्बू? अब्बू। अब्बू क्यों भाई?
क्योंकि अब्बू मुझे इस वजह से अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मेरी हर बात मानते हैं और अब्बू मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। अम्मी आजकल नहीं कर रही? नहीं, अम्मी भी करती हैं बट वो बाबा ज़्यादा करते हैं तो फिर मम्मी दूसरे नंबर पे है। मम्मी दूसरे नंबर पे? नहीं, तो मम्मी दूसरे नंबर पे चली गई है, बाबा नंबर 1 पर आ गए। क्योंकि वो बाबा मेरी हर बात मानते हैं और वो अच्छे भी मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। मम्मा सेकंड है कि वो भी अच्छी लगती हैं बट ज़्यादातर बाबा। ज्यादातर बाबा। और आपने भी कहा कि अब्बू अच्छे लगते हैं? नहीं, मम्मा ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मम्मा हमारे साथ फ्रेंडली रहती है। तो अब्बू आपके सख्ती से रहते हैं? नहीं, हाँ थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। आपको भाई कौन? मम्मा। ये मुझे पता था, यही होना है। वोट जो है वो जो बेटे हैं वो अम्मी की तरफ जाएंगे और बेटी जो है वो अब्बू की तरफ जाएंगे। बहरहाल आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं और कुछ गिफ्ट भी हैं जो आपके साथ जाएंगे। और मुझे एक और बात भी याद है कि आज हमारे एक दोस्त हैं जाबिर खान दादा, उनकी बेटी की तबीयत बड़ी खराब है, उनके लिए भी दुआ करेगा अल्लाह ताला उनकी बेटी को सेहतियाबी अता फरमाए। अरे भाई, बचपन आपका कैसा गुजरा, कैसे थे आप बचपन में? बचपन तो ज़ाहिर है सबका बहुत खूबसूरत बड़ा हसीन होता है। आई वॉज दी यंगेस्ट। मेरे भाई बहन मुझसे बड़े थे, मैं छोटा था। अच्छा। तो लाडला भी था बट आई वॉज नॉट वेरी नॉटी। मैं बड़ा सिंपल चाइल्ड था और बड़ा ओबीडियंट सा और कोई ज़्यादा शरारतें वरारतें भी कोई नहीं करता था, बस अपना खेल शेल और ये। तो इट वाज अ वेरी नाइस टाइम। अच्छा, पुलिस में आने का शौक कैसे हुआ? मतलब बचपन से था कि जी मैंने पुलिस में जाना है, या नहीं, आई वोंट से कि मैं आपको बचपन से पुलिस ऑफिसर बनने का सोचता था, बट द पैसेज ऑफ टाइम जैसे आप बड़े होते हैं और आप समझते हैं कि आप क्या काम कर सकते हैं, तो हमेशा सोच ये होती है कि कुछ ऐसा काम करें जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जब ये सोच पैदा हुई और उसके बाद फिर हमने जब पब्लिक सर्विस को ज्वाइन करने का सोचा, सिविल सर्विस को ज्वाइन करने का सोचा, तो फिर मेरे नज़दीक पुलिस वो डिपार्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा लोगों को रिलीफ दे सकता है। True, no doubt. जब कोई शख्स आपके पास आता है तो मेरा ख्याल है पुलिस वो प्रोफेशन है कि जो अल्लाह के बाद ज़मीन पर उसकी मदद करने के लिए होता है। तो अगर आप इस सोच के साथ इस प्रोफेशन को ज्वाइन करें तो इससे बड़ी खिदमत, इससे बड़ा अजर किसी चीज़ में नहीं है। अच्छा, अब माशाल्लाह आप एसएसपी हैं, आपके पास 23 थाने, तो जो आपके दोस्त बचपन में थे अब वो मिलते हैं तो वो उसी फ्रैंकनेस के साथ मिलते हैं? अब है कि नहीं भाई दोस्त अब एसएसपी हो गया, जरा हल्का हाथ रखो? नहीं, दोस्तों के साथ तो फ्रैंकनेस और क्लोजनेस वैसी ही है और होनी भी चाहिए। इट हैज़ टू बी दैट वे। बाकी जाहिर है आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, मुलाकात का टाइम कम मिलता है, एट टाइम्स आप फ़ोन्स रिसीव नहीं कर पाते। हाँ, वो बातें होती हैं, बड़ा आदमी हो गया, ये बातें करते हैं, लेकिन ये कि डीप डाउन दे नो कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तो उनको पता है कि हम वैसे ही हैं और हम जब साथ बैठते हैं तो फिर हम उसी टाइम में स्टूडेंट लाइफ में और उन चीज़ों में चले जाते हैं। बिल्कुल, देयर इज़ नो डिफरेंस। अच्छा, एक चीज़ होती है ना कि हम जब पुलिस में आ जाते हैं और एक ज़ाहिर है एक लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, तो उसके बाद एक सवाल है मेरा जो मैं आपसे आपके बचपन की तरफ का पूछूंगा कि अटैचमेंट आपकी बचपन में वैसे ज़्यादा किससे थी, अपनी वालदा से या अपने फादर से? नहीं, एब्सोल्युटली अम्मी से अटैचमेंट ज़्यादा है, बट डैडी भी बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। एंड मैं तो बड़ा हो के डैडी से ज़्यादा अटैच हो गया हूँ। आपको बचपन में मार पड़ी अब्बू से? नहीं, मैंने कहा ना, मैं ओबीडियंट टाइप था, छोटा भी था इस वजह से भी कोई मार नहीं पड़ती थी और ओबीडियंट था। और फिर जब कभी शरारत होती थी तो बड़ों पे मार शुरू होती थी, हमारे तक प्यार ही आता था। आते वो स्लो हो जाती है, आते स्लो हो जाती है। लेकिन ये एक होता है कि जितने भी लड़के होते हैं ना उनकी अटैचमेंट अपनी अम्मी से होती है, बड़े होने के बाद फिर उनकी डेफिनेटली अब्बू से हो जाती है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक इसमें सवाल, क्योंकि मेरे कुछ सवालात थे, उसमें एक सवाल मैंने भी आपसे पूछ लूँ कि हम जो जितना भी माल कमाते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम जितना पैसा कमाते हैं और अगर हम उसके बाद मुनाफाखोरी करते हैं तो क्या जो हमारा वो पैसा है क्या वो सारा हराम हो जाएगा या नहीं होगा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बात ये नहीं। जो माल आपने जायज़ तरीके से कमाया है वो जायज़ और हलाल है, लेकिन जो नाजायज़ कमाया है वो नाजायज़ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक शरई मसला बता दूँ। एक शख्स है, उसको एक नौकरी मिल रही है, नौकरी उस पेशे का वो अहल भी है, उसके पास डिग्री भी है और उसमें वो काम करेगा तो उस मेहनत का वो कमा भी रहा है। लेकिन जब नौकरी का वक्त आया तो उसने वक्त की मुनासबत से उसने क्या किया कि जो डिग्री थी ना, क्योंकि वक्त नहीं था, उसने जाली डिग्री दे दी। अब आया, जाली डिग्री देने के बाद नौकरी तो लग गई लेकिन वो अहल भी था, उसके बाद असली डिग्री भी थी। अब वो कमा रहा, तो क्या वो कमाई हलाल हो जाएगी या हराम हो जाएगी? एक मसला आता है। तो बात ये कि जो डिग्री दी है वो उसने हराम काम किया, लेकिन जो कमाएगा क्योंकि वो अहल भी था, उसके पास असल डिग्री भी थी,
तो असल डिग्री के बावजूद और असल मेहनत के बावजूद अब वो जो माल है वो हलाल रहेगा, वो काम उसका हराम तो जिसने अच्छा, जो किया। उसने मुनाफाखोरी से कमाया, अगर मैं सपोज इसकी बात कर लूँ कि दुकानदार है, शेख और दुनोश पे नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं और गलत पैसा लोगों से ले रहे हैं, तो उसके बाद जो वो अपनी औलाद को भी खिला रहे हैं तो वो हराम ही खिला रहे हैं ना, और उसका क्या गुनाह है? नहीं, ये तो बात सही है। गुनाह क्या, यहाँ तक कि हदीस में मैं आपके सामने रखता हूँ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक शख्स काबे का गिलाफ पकड़ा हुआ हो, काबे का गिलाफ पकड़ा हो और उसने अपने ऊपर जो अपना कपड़ा जो पहना है वो भी हराम पहना हो, जो जिस्म का गोश्त है वो भी हराम हो, और दूसरों को बुलाया, वो काबे का गिलाफ पढ़कर भी दुआ करेगा ना, यानी काबे से बढ़कर तो कुछ नहीं, अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। इससे बड़ा और गुनाह क्या होगा कि अल्लाह काबे के खिलाफ पकड़े हुए एक शख्स की दुआ कबूल नहीं फरमा रहा। क्यों? क्योंकि उसने हराम कमाया, हलाल खाने हुए हराम खाया, तो अल्लाह ताला ऐसी शख्स पर इतना बड़ा उस पर अज़ाब है कि अल्लाह उसकी दुआ, उसकी बात नहीं सुनता। तो इससे बड़ा और क्या वही होगी आपकी नज़र में? अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप लोगों का जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया कि वेलफेयर ट्रस्ट भी है और आप लोग को दूसरे तरीके से भी काम करते हैं, आपने कभी इस चीज़ की रिसर्च के बारे में सोचा कि ये क्या रीज़न क्या है कि हम रोज़ा भी रखे हुए होते हैं, हम अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं और फिर हम खड़े होकर नाजायज़ मुनाफाखोरी भी कर रहे हैं, चाहे हम अशिया खुर्दनोश की बात कर लें, चाहे हम कपड़ों की बात कर लें, या चाहे हम किसी भी चीज़ की बात कर लें, ख़ासतौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में, तो कोई ऐसी रिसर्च रही कि भाई रीज़न क्या है, किस दिमाग से हम काम कर रहे होते हैं? एक जगह अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, एक जगह रोज़ा रखा हुआ है और एक जगह फिर हम ये काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीफ भाई, तज़किया नफ्स नहीं करते हम लोग। जो तज़किया नफ्स करने का महीना है आम लोगों के लिए, उसमें भी तज़किया नफ्स नहीं है और एहसास ख़त्म कर दिया हमने, बिल्कुल एहसास ख़त्म कर दिया है। और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, और झूठ जो है ना बेस है सारी बुराइयों की, सारी बुराइयों की, हर बुरे काम की जो बुनियाद है वो झूठ है, धोखाधड़ी है। झूठ को झूठ ही नहीं समझ रहे हम लोग। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी बात है कि हमारे यहाँ, हमने झूठ के टॉपिक पे भी बात की थी कि हमारे यहाँ लोग झूठ बोलने को गुनाह नहीं समझते, एक जड़ती नॉर्मल सी चीज़ है कि यार झूठ ही तो बोल रहे हैं, इसमें क्या ऐसी कोई हमने बड़ा काम कर दिया या इसमें हमने कौन सी कोई ऐसी चीज़ कर दी कि जी झूठ ही तो बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपके सामने तो बहुत आती होगी आरिफ भाई के, हमारे यहाँ लोग नाउज़ुबिल्लाह अदालतों में जाके भी झूठ बोलते हैं, सामने कुरान रखा होता है उसको भी उठा के लोग झूठी गवाहियाँ दे देते हैं। ये चीज़ इतनी ज़्यादा अब फैलती जा रही है कि इसके ऊपर कोई है, आगे प्लान्स हैं कि कोई इस पर रोक टोक होनी चाहिए? झूठी गवाही देने वाले को मैंने सुना है कि अब उसके ऊपर भी कोई सज़ा होने लगी है। जी हाँ, देखें, मैं पहले तो आपको एक एग्जांपल बताऊं। मैंने जब करियर स्टार्ट किया, पंजाब से मैंने अपनी सर्विस स्टार्ट की थी, तो एक केस था, उसकी इंक्वायरी मुझे डीपीओ थे उन्होंने दी व्हेन आई वाज अंडर ट्रेनिंग, में एएसपी था, तो उन्होंने मुझे केस की इंक्वायरी दी। वो दो पार्टीज़ मेरे पास आई, उनमें से पहली पार्टी को मैंने बुलाया, उसको सुना, उसने कहा जी मैं कुरान शरीफ पे हाथ रख के कहता हूँ, मैं कुरान शरीफ उठा के कहता हूँ कि ये बात ऐसी है। मैंने कहा लो, मेरा केस तो सॉल्व हो गया, इसने तो कुरान उठा लिया, इसका मतलब दूसरी पार्टी तो झूठी है। जब मैंने दूसरी पार्टी को बुलाया तो टू माय अटमोस्ट सरप्राइज वो पार्टी भी कहती है मैं कुरान उठाता हूँ, ये ऐसे। माय गॉड, आई वाज टेकन बाय द शॉक कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोग कुरान उठा रहे हैं एक ही बात पे। तो ये बात हमारे रोज की सुनने में आती है कि यकीन करें कि लोग किस कदर झूठ बोल रहे हैं। और माशरे में जब इतना ज्यादा झूठ होगा तो उसमें इंसाफ क्या होगा? हम कहते हैं हमारी अदालतें इंसाफ नहीं देती, हमारी पुलिस इंसाफ नहीं देती, इदारे इंसाफ नहीं देते। आप खुद अपने आप से सच्चे हैं? क्या आप सच बोल रहे हैं? झूठ तो इतना फरावानी है। हाँ, अब बात यह है कि इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है। झूठी एफआईआर, अगर कोई किसी पे झूठी एफआईआर करवाता है तो उसके खिलाफ अगर वो प्रूव हो जाती है कि झूठी एफआईआर है और जी जिसे बी क्लास हम कहते हैं, और उसके बाद वो मैजिस्ट्रेट भी उससे एग्री कर लेते हैं, तो फिर हम उसके खिलाफ 182 की एक प्रोसीडिंग में जाते हैं और मैजिस्ट्रेट को लिखते हैं कि उसको सज़ा दी जाए। और उसके अंदर सज़ा का रेशो बहुत कम है, उसमें सज़ा भी बहुत माइनर है, लेकिन फिर भी एक एग्जिस्ट करती है। अभी जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने रिसेंट पास में, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा झूठी गवाहियों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर अफसोस के साथ ये है कि यहाँ पर बने बनाए गवाह अदालतों में मौजूद हैं। आप जब जाते हैं बेल लेने के लिए तो आपको वहाँ गारंटर झूठे मिल जाते हैं। आपको जब गवाही के लिए लोग चाहिए तो वहाँ रेडीमेड झूठे गवाह मिल जाएंगे आपको। दे हैव अ प्राइस फॉर देम, वो आप वो प्राइस पे करें और वहाँ से झूठे गवाह खरीद लें, और वो एक केस में भी पेश हो रहे हैं, दूसरे में भी, तीसरे में भी। माफिया है, ये पूरा नेटवर्क है जो चल रहा है, लेकिन इसके खिलाफ क्रैकडाउन की जरूरत है। और मेरे ख्याल में अभी जो चीफ जस्टिस साहब ने ये इशारा दिया है, ही इज गोइंग टू कम हार्ड ऑन देम इंशाल्लाह। तो हम फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि झूठी गवाहियों के ऊपर सख्त सजाएं होंगी। बिल्कुल जी, जो भी चीफ जस्टिस साहब ने इस पे एक्शन लेने की बात हुई है, जैसे कि अभी आरिफ भाई ने बताया, तो एक बहुत अच्छी बात है। इस तरह के लोगों को पकड़ के अंदर करना चाहिए जिन्होंने एक माफिया अपना सरगर्म कर लिया कि जी आए हम झूठी गवाही देंगे, झूठी एफआईआर एक पूरा टॉपिक है। अगर हम उस पर बैठ के कभी बात करेंगे तो हमारे ऐसे प्रोग्राम को हम पढ़ जाएंगे। ये आरिफ भाई बेहतर बताएंगे हमें कि कैसे कैसे लोग किस किस तरह की ट्रिक्स आजमाते हैं अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, किसी पे झूठी एफआईआर कराने के लिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।